यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में प्रमुख स्थलाकृतियों में हेमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हेमनद जो है, हेम का जो प्रवाहित जो रूप होता है, जो ढाल के रूप बहता है, वो जो नदी के तरह ही धीरे धीरे बहता है, तो उसके द्वारा जो भी निर्मित स्थल रूप होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेमनद जो है उसके द्वारा कौन कौन से जो अपरदनात्मक स्थल रूप होते हैं और निक्षेपणात्मक स्थल रूप होते हैं। तो हेमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द ग्लेशियर। हिमनद के अपरदन द्वारा धरातल पर विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का सर्जन होता है। ये स्थलाकृतियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है वो अपन देखेंगे इसमें, जो निम्न है। तो सबसे पहले जो सर्व प्रमुख जो स्थलाकृति हैं वो है यू आकार की घाटी। यू आकार की जो घाटी हैं यानी ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती हैं, इसकी शेप या रचना, इसीलिए इसको क्या है यू आकार की घाटी या यू शेप्ड वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी घाटियों से गुजरता है जिनके ढाल खड़े यानी जिनके ढाल क्या होते हैं एकदम खड़े यानी वर्टिकल होते हैं, जिनके ढाल खड़े तथा तली चौरस एवं सपाट होती हैं। ये घाटियाँ अपर्दित होने के कारण अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, ये आपको पहले ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हैं अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती हैं, तो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती हैं, इसलिए इनको क्या है यू शेप्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मेसोमाइट घाटी यू आकार की घाटी का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए की मेसोमाइट की घाटी जो है वो यू आकार की, अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की ही जो सर्वोत्तम उदाहरण है। यू आकार की घाटियों के निर्माण के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, यानी इनमें भी अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इन घाटियों का निर्माण नदियों द्वारा पूर्व में ही हो चुका होता है और बाद में हिमनद केवल इनका विकास करता है। यानी ये जो कुछ विद्वान क्या मानते हैं, यानी नदियों द्वारा जो व्याकर की घाटी हैं उन्हीं व्याकर की घाटियों में ही हिम बहता है, तो उससे क्या है वो बाद में धीरे धीरे क्या है वो यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, यानी बाद में केवल इनका विकास होता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि हिमनद एक सक्रिय साधन है, अतः यह पूर्णतः घाटी का निर्माण करता है। इसके विषय में टेंडल का मत सर्वमान्य है। इन्होंने हिमनद को यू आकार की घाटी का पूर्ण निर्माण करता बताया है। किसने? टेंडल ने। ये भी ध्यान रखना है, यू आकार की घाटी के निर्माण में निम्न विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली जो विशेषताएं हैं वो है इस घाटी का भौतिक आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। यानी कैसा होता है? अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा होता है। दूसरा जो है वो है तल चौरस एवं सपाट, यानी घाटी का तल क्या होता है? चौरस एवं सपाट और गहरा होता है। तीसरा जो होता है वो पार्श्वों का ढाल खड़ा होता है, यानी किनारे एकदम लंबवत होते हैं। और चौथा जो है इसमें छोटे छोटे हिमोड़ों का जम्बा अभाव होता रहता है और इस प्रकार की घाटियाँ उच्च पर्वतीय ढालों पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, यानी ये जो होती है वो सामान्यतः क्या है उच्च पर्वतीय घाटियों पर ही इनका सामान्यतः विकास होता है। अब जो दूसरी जो स्थलाकृति हैं अप्रदनात्मक वो है लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली। यानी हैंगिंग वैली का जो निर्माण होता है हिमनद द्वारा ही होता है। जब मुख्य हिमनद घाटी का तल उससे मिलने वाली सहायक नदी के तल से नीचा रहता है, यानी मुख्य जो हिमनद है उसकी घाटी का तल क्या है, उसमें जो मिलने वाली सहायक नदी की घाटी जो है उसके तल से नीचा रहता है। तब सहायक घाटियाँ मुख्य घाटियों पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं। फलस्वरूप ऊंची तल वाली सहायक घाटी को लटकती घाटी, यानी फलस्वरूप क्या है ऊंची जो सहायक जो घाटी है सहायक घाटी को क्या है लटकती अथवा निलंबी घाटी कहते हैं। इस प्रकार की घाटियों के संबंध में विद्वानों का यह मत है कि ये लटकती हुई घाटियाँ मुख्य हिमनद तथा इसकी सहायक हिमनदियों के मध्य अपर्दन के फलस्वरूप जो आकृतियाँ बनती हैं लटकती हुई घाटी होती हैं। इस प्रकार की लटकती घाटियाँ आल्प्स एवं रोकीज पर्वत, यानी ये एग्जाम्पल कहाँ है, ये आल्प्स एवं रोकीज जो पर्वत हैं वहाँ पे इनकी ये दिखाई दे सकती हैं, देखी जा सकती हैं। जैसे कैलिफोर्निया के सीरा नेवादा पर्वत की मुख्य घाटी योसेमाइट
जो ये चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है लटकती घाटी, यानी ये जैसे ये जो है सहायक हिमनद है और ये क्या है मुख्य हिमनद है। तो मुख्य हिमनद पर यहाँ से ये जो बर्फ़ जो गिरता हुआ जैसा दिखाई देता है लटकता हुआ, तो इसी को अपन क्या कहते हैं लटकती घाटी। इनकी घाटी क्या थोड़ी ऊपर है मुख्य हिमनद से और मुख्य जो घाटी है उससे, इसलिए क्या ये ऊपर लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या है लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो है हिमज गहर, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सार्क कहते हैं। तो ये CIRQUE सार्क यानी हिमज गहर जो है उच्च पर्वतीय भागों में ये सामान्य तो देखा जाता है, यानी उच्च पर्वतीय भागों में जब हिम नदी के प्रभाव से गहरे गर्त की उत्पत्ति होती है तो ये आराम कुर्सी के समान, यानी ये जो होता है वो क्या आराम कुर्सी के समान प्रतीत दिखाई देता है, समान लगते हैं। ये गर्त अर्धवर्ताकार, यानी ये क्या इनकी जो आकृति होती है वो अर्धवर्ताकार होती है, पूरा वृत्त नहीं अर्धवर्ता यानी आधा वृत्त, और खुले होते हैं। इस खुले भाग को छोड़कर अन्य और ऊंची सीधी पहाड़ी यानी दीवारें होती हैं जिस पर हिमानी होती हैं। इस गर्त के तल में बर्फ़ जमी रहती हैं और ये जो है जैसे आराम कुर्सी के समान, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आदमी बैठेगा तो ये जैसे आराम से, जैसे ये यहाँ पे आराम से ये लेटा हुआ, जैसे आराम से थोड़ा सा झुका हुआ बैठ सकता है, इस प्रकार से आराम कुर्सी के समान जो है वो सामान्यतः ऊंची घाटियों में ये पर्वतीय ऊंचे क्षेत्रों में यह दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा जो स्थलाकृति है अप्रदनात्मक, जिसमें इससे पहले ही थोड़ा सा इसको और डिटेल में अपन देख लेते हैं। तो शीतकाल में बर्फ़ की सतह ग्रीष्मकाल की अपेक्षा क्या रहती है ऊंची रहती हैं, तथा शीतकाल में बर्फ़ की सतह के जो टुकड़े या शेष भाग रहते हैं वे ग्रीष्मकाल में क्या हो जाते हैं गर्मी बढ़ने से या तापमान बढ़ने से पिघल जाते हैं। तो पिघली हुई यानी तापमान बढ़ने से क्या हो जाता है वो बर्फ़ जो होता है वो या हिम जो पिघल जाता है, तो पिघला देती हैं जिससे, तो यह जल पिघलने एवं जमने की क्रिया दीर्घकाल तक होती रहती है और अंत में शिला को ये तोड़ देती है, यानी वो जिससे वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कुछ समय बाद चट्टानों में एक गड्ढा बन जाता है जिसमें बर्फ़ हमेशा रहती है, इसके बाद में क्या हमेशा बर्फ़ रहती हैं और गड्ढे को निरंतर चौड़ा करती रहती हैं। इस प्रकार जो अर्धवर्ताकार गर्त बन जाता है वह हिमगहर कहा जाता है। जब समान ऊंचाई पर पहाड़ के विपरीत ढाल में स्थित दो गर्त एक दूसरे की ओर बढ़ते रहते हैं और उनके बीच की दीवार क्या है टूट जाती है, तो इस दीवार के टूटने से दोनों गर्तों में मार्ग खुल जाता है और इस मार्ग को अपन क्या कहते हैं कॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कॉल कहते हैं। दोनों जो कि हिमगहर जो है आपस में जुड़ जाते हैं यानी मिल जाते हैं। जब कई गर्त एक ही पहाड़ के चारों तरफ अपना विस्तार करते हैं तब एक हॉर्न, यानी हॉर्न ये भी एक स्थला करती हैं हिम अपरदन द्वारा जो निर्मित है, इसको भी ध्यान रखना है, कॉल है, ठीक है, कि यानी टर्न हॉर्न की बन जाता है या हॉर्न का आकार की ये बन जाती है जो अनेक ढालों वाला होता है। और हिमज गहर में बर्फ़ का पिघला जल भर जाने से, यानी वहाँ पे जो बर्फ़ का जल भर जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं टॉर्न कहते हैं। टॉर्न झील की उत्पत्ति होती है। इन हिमगहरों को स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं कोरी कहते हैं, अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। कोरी, जर्मनी में केरेन और वेल्स में क्या है क्लम, तथा स्कैंडिनेविया में कैसेल, तथा अन्य स्थानों में जैसे जेनोगा, केल्डरी, बोटल आदि इत्यादि के नाम से इसको जाना जाता है। अब तीसरी जो स्थलाकृति है जिसमें अपने मुख्य रूप से जो है ये तीसरी अपन ने देख ली थी, ठीक है। अब जो है अगली जो है वो शीर्ष विवर या ब्रग शुंड, यानी जब हिम नद को खिसकता, यानी हिम क्या है नीचे की ओर खिसकता जाता है तो वे क्या है इस क्षेत्र में समीप एक गहरी खाई सी बन जाती है जिसको शीर्ष विवर कहते हैं। और जर्मन एवं उच्च जो भाषा जो है जिसको अपन इसको ब्रगश्रुंड या रिएमा कहते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ये आपके सर्क ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में ये, ठीक है। गिरिश्रंग या हॉर्न ये वैसे उसमें आ गया था लेकिन इसको अलग से अपन यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है। गिरिश्रंग या हॉर्न, जब विभिन्न हिम नदियाँ हिमज गहर एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं तथा वे
अन्नावृत्ति क्रिया के द्वारा पीछे धीरे धीरे हटते जाते हैं तो दो हिमगरों के मध्य पिरामिड के आकार की एक नुकीली चोटी बन जाती है, यानी नुकीली जो चोटी बन जाती है जिसको श्रृंग या हॉर्न या स्विट्जरलैंड के में आल्प्स पर्वत में हॉर्न का जो निर्माण हुआ है, और यहाँ मैटर्न हॉर्न, ये जो एग्जांपल जो है मैटर्न हॉर्न जो है स्विट्जरलैंड का, ये वो एग्जांपल के तौर पे इसको जाना जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब है अगली जो स्थलाकृति है वो नुनाटक या हिमस्थ। अब नुनाटक या हिमस्थ जो है उसका निर्माण कैसे होता है? तो जब छोटे छोटे टीले चारों तरफ बर्फ से ढक जाते हैं तो वे द्वीप के समान लगते हैं, जिसको क्या है द्वीप के समान लगते हैं, जो क्या है, परंतु बाद में जब इनका अपर्दन होते होते क्या कालांतर में ये समाप्त हो जाते हैं और उसमें क्या तुषार क्रिया एवं घर्षण क्रिया का विशेष जो है उसमें जो प्रभाव। अब जो है इसमें अपन आगे देखेंगे कौन सी स्थलाकृति हैं, जैसे ये इस प्रकार से आप इसका चित्र देख सकते हो पहले हॉर्न का। ये जो है जैसे इधर भी एक हिमनद था और इधर भी था, ये हिमनदगार दोनों जब धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं तो ये बीच वाला जो भाग था पहाड़ी वो क्या है धीरे धीरे पीछे हट के ये एक नुकीली शीर्ष नुमा ये पहाड़ी के रूप में बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। इधर भी सर्क है और इधर भी ये सर्क है, दोनों तरफ जो है हिमनदगार जो होते हैं वो धीरे धीरे पीछे खिसकते हुए यानी शीर्ष चोटी की ओर धीरे धीरे इनका अपर्दन होता जाता है। तो ये क्या है बीच में एक नुकीला जो पहाड़ी का जो भाग बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। अब छठी जो स्थलाकृति है वो है तीक्ष्ण कटक या अरेत। जब किसी लंबी पहाड़ी की ओर सर्क बनकर पीछे की ओर खिसकते हैं तो दोनों ओर से अपर्दन की क्रिया होती है। फलस्वरूप मध्यवर्ती भाग अपवर्तित होकर नुकीला हो जाता है और इसका ऊपरी भाग अत्यंत नुकीला तथा पार्श्ववर्ती भाग खुरदरा होता है। इस स्थलाकृति को अरेत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं। और अरेत या अरेंटी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में सिरेत या सिरोटी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में हॉब्स, अल्ड्रिच तथा मॉर्गन ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और इनके अनुसार अरेत का निर्माण दो सर्कों के पीछे हटने से होता है। ठीक है, अब जो है आठवीं जो स्थलाकृति वो है बेड़ शेल पीट या रोश मुटाने। हिम से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के टीले पाए जाते हैं जिस पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ दूर से ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई हो। यानी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हिम से आच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के टीले पाए जाते हैं जिस पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वहाँ पे बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई है, यानी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ दिखती हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? भेड़ पीट शेल या रोश मुटाने। 1904 में जो है इस प्रकार की चट्टानों को जो है कहकर पुकारा गया था जी। ये जो क्या है इसको भेड़ की आकृति जो होती हैं इसलिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो अगली जो स्थलाकृति हैं वो है, अगले स्थलाकृति को आपको बता देता हूँ मैं अगले कौन सी स्थलाकृति हैं। तो ये जो है भेड़ पीट शेल के बाद में जो है नवी स्थलाकृति है वो है हिम सोपान या दिव्य या दैत्य सोपान भी इसको कह सकते हैं। यानी बड़े बड़े जो सीढ़ी नुमा जो जिसमें दैत्यों के जैसे पाँव जैसे ऊंचे ऊंचे जो आसानी से चढ़ सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी जो सीढ़ी नुमा जो आकृति होती हैं जो हिम नदी के द्वारा जो निर्मित होती हैं उसको हिम सोपान के नाम से जाना जाता है। हिम सोपान जो है हिम प्रदेशों की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलाकृति हैं। ये छोटे बड़े अनेक आकार वाले होते हैं जिसका आकार अनेक कग्गारों यानी कग्गारों के द्वारा जो निर्माण होता है इसका, इन कग्गारों से होकर हिमनद यानी उत्पाटन तथा अपघर्षण से अनेक सोपानों का निर्माण करता है। और ये सोपान एक दूसरे से लंबवत क्लिप द्वारा ये अलग होकर अपनी सीढ़ियों को 50 से लेकर 300 मीटर तक की ऊंचाई का इसको मापा जा सकता है। यानी एक बनाते हैं इसे, तो इनके निर्माण में ये संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए किंतु इसमें कोई भी सर्वमान्य नहीं है। यानी अनेक विद्वानों ने अपने अपने जो अनुसार सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है।
जिसमें जिसमें जैसे प्रमुख रूप से हिम सोपानों में क्लिफ के नीचे एक गर्त पाया जाता है। इस प्रकार एक लंबी पेटर्नास्टर झील जो है उसका निर्माण इसमें हो जाता है। और इन सोपानों को साइक्लोपियंस भी माना जाता है। और इस प्रकार के सोपानों का निर्माण अलास्का के ब्यारानाफ टापू पर इसका जो पाया जाना वहाँ पे देखा गया है। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति हैं वो है हिमज झील, यानी जो हिमज जो झील है वो इन्हीं सोपाने जो पहाड़ियों पर यहाँ पे जो बर्फ़ जो है वो पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पे जो जल भर जाता है। तो ये जो इसी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेटर्नास्टर झील या हिमज झील के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में जो अगली जो स्थलाकृति हैं वो है फियोर्ड। ये फियोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति हैं। तो इसका जो निर्माण है वो जो है उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है, यानी उच्च अक्षांशों में ही होता है ये जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। इस प्रकार का सागर तट तथा किनारा होता है। यह थोड़े बहुत दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में सामान्यतः पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य आकृतियाँ न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में ये सामान्यतः आपको दिखी यानी दृष्टिगोचर हो सकती हैं। स्थिति के अनुसार फ्योर्ड गहरे जल वाले समुद्री भाग होते हैं, यानी ये क्या जो समुद्री तटीय किनारों पर ये जो पाए जाते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिनकी दीवारें लंबवत ढाल वाली होती हैं। और फ्योर्ड के पास का समुद्र गहरा होता है, जबकि दूर जाने पर अपेक्षाकृत उथला हो जाता है, जिसे फ्योर्ड की दहली या देहरी कहा जाता है। और यदि ऐसी जो किसी भूगर्भीय हलचल के चलते यह उथला भाग ऊपर उठ जाए तो फ्योर्ड समुद्र तट से कट जाता है तथा फ्योर्ड एक जल से परिपूर्ण झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पीडमांट या फ्योर्ड झील कहा जाता है। फ्योर्ड की उत्पत्ति के संबंध में भी परस्पर विरोधी विचार है। दो विरोधी विचार प्रचलित हैं, जिसमें प्रथम है फ्योर्ड का निर्माण समुद्र तल से नीचे हिमनदों द्वारा लंबवत अपरदन के कारण हुआ है। तो दूसरा जो है वो है इसका निर्माण सागर तल के ऊपर हुआ है और कालांतर में सागर तल उठने से ये जलमग्न हो गए। और इन दोनों से अलग भूवैज्ञानिकों का भी एक तीसरा मत है, जिसके अनुसार फ्योर्ड की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों के द्वारा हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये जो हिम नदी द्वारा जो निर्मित जो स्थल रूप है इसके बारे में आज अपन ने वीडियो में देखा है। आपको PDF भेज रहे हैं और इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लें और इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार हिम नदी द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों के बारे में प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।